नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डायबिटीज़ डॉक्टर अमित सिंगला। तो आज हम बात करने वाले हैं जैसे फर्स्ट टाइम पेशेंट अब अगर हमारे क्लिनिक में आता है तो हमें उससे कैसे देखते हैं, कैसे डील करते हैं। जैसे पेशेंट आया हमारे पास, ऑलरेडी डायबिटीज़ हो या न्यू पेशेंट हो जिसको कन्फ्यूज़न हो उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है, तो हम सबसे पहले हमारा ये होता है कि फर्स्ट टाइम पेशेंट आया है तो जानना ये ज़रूरी है कि उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये है। अगर ये पता चल जाए हाँ वो डायबिटिक है, तो उसके बाद जानना है कि उसको कौन सी टाइप्स की डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत टाइप की होती है, उस तरह उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी वेरी करता है। तो इसीलिए डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है कि किसको किस टाइप की डायबिटीज़ है। तो उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कि उसका कंट्रोल कैसा है डायबिटीज़ में, उसका जो भी उसका चल रहा है, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है, उसका कंट्रोल कैसा, उसका ब्लड शुगर कंट्रोल कैसा, पूरे दिन में ब्लड शुगर कंट्रोल कैसा रहता है। हम अकेला ऐसा नहीं है कि फास्टिंग में ही चेक करते हैं, लेकिन पूरे दिन में कंट्रोल करना होता है, तो पूरे दिन में उसका कंट्रोल कैसा है। तो ये देखने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कि उसमें डायबिटीज़ के कारण कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं वो तो नहीं आ गई हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के होने से माइक्रोवेस्कुलर मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है, आंखों में असर पड़ता है, किडनी में असर पड़ता है, न्यूरॉन जो नर्व्स में असर पड़ता है, तो मैक्रोवेस्कुलर हार्ट और स्ट्रोक की रहती है, और जो पैरों की जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पे धब्बे बन जाते हैं खून के। तो अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये सारा कुछ डायग्नोज करना पड़ता है। अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं भी हैं तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं डायबिटीज़ के साथ जो कॉम्प्लिकेशन जिनके प्रेजेंस होने से कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट टाइम पेशेंट आया है तो अगर ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट पे है, किसी डायबिटीज़ ड्रग पे है और उसका हाई शुगर पे है, मोस्टली पेशेंट वही आते हैं जिसको डायबिटीज़ होती है, ऑलरेडी उनको चेक हो रखा होता है, कंट्रोल नहीं होती है और मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे होते हैं किसी डॉक्टर के पास से, तो उसको डायबिटीज़ है। अगर नहीं है, अगर फ्रेश पेशेंट आ जाता है, जनरल चेकअप, उनको सिम्टम्स हैं कुछ ना कुछ, उनको जैसे प्यास ज़्यादा लग रही है, जैसे इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, तो उनको वैसे ही वीकनेस वगैरह रहती है, तो वैसे ही जनरल चेकअप के लिए आ जाते हैं। तो हमें कैसे देखना है कि उनको डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो हम तो एक तो उसकी उसी टाइम पे रैंडम ब्लड ग्लूकोज चेक कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है। अगर उसकी ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा आ रही है और उसको सिम्टम्स भी हैं तो भी यह है। HbA1c है, HbA1c से करवा के पता चल जाता है, और फास्टिंग का सैंपल ले लेते हैं अगले दिन, उससे पता चल जाता है। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इसका, अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो कि ये इसको पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं है, तो उसके लिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जो फास्टिंग में कंडक्ट करते हैं। तो उसकी अगर न्यू पेशेंट है, अगर पुराना पेशेंट है उसके लिए नहीं, जो ऑलरेडी मेडिसिन के लिए पे हैं उनके लिए नहीं है। जो न्यू पेशेंट आया जिसको कंफ्यूजन है कि इसकी डायबिटीज़ नहीं है, और हमें भी टेस्ट करवा के जो HbA1c और फास्टिंग करवा के और ये क्या कहते हैं रैंडम ब्लड ग्लूकोज करवाने के बाद भी हमें कंफ्यूजन रहता है, तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है क्राइटेरिया डायग्नोज करने के लिए। तो हमें पता चल जाता है इसे पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं है। अब आता है क्वेश्चन, उसको टाइप कौन सी है डायबिटीज़ में। जो देखा गया है मोस्टली पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, 90 से 95% पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो मोस्टली वही पेशेंट आते हैं। लेकिन फिर भी दूसरे टाइप्स के भी पेशेंट हो सकते हैं, इसलिए डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ भी होती है जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है बनना, और कुछ ऐसा होता है कि हमारी बीटा सेल का जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम होने से उनका इंसुलिन का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। टाइप 1 में होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं और इंसुलिन अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ मोनोजेनिक टाइप की डायबिटीज़ होती हैं जिसमें इंसुलिन बन रही है लेकिन उसमें थोड़ी सी कम बन रही है, तो या उसके उस बीटा सेल का डिफेक्ट होता है उसमें, तो वो भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो और भी बहुत सी डायबिटीज़ हैं, जैसे किसी सिंड्रोम से रिलेटेड हो जाती हैं, जैसे पेनक्रियाज में कुछ FCPD हो गया है, मूडी हो गया है मोनोजेनिक डायबिटीज़ में, और जैसे एंडोक्राइनोपैथीज हो गई हैं, एडिसन डिजीज़ है, कशिंग सिंड्रोम्स हैं, उसकी पेनक्रियाटिक इंजरी हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, पेनक्रियाटेक्टमी की हुई है। तो बहुत तरीके से किसी मेडिसिन से खाने से, स्टीरॉयड खाने से, टीबी की जो मेडिसिन चलती है उससे भी डायबिटीज़ हो जाती है। कुछ इन्फेक्शंस हैं, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शंस हो गया, वायरल इन्फेक्शंस हो गए हैं,
तो और वायरल इन्फेक्शन, तो किसी से एक कारण भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास रहता है, और मोस्टली टाइप 2 ही होती है। और कई बार जो देखा गया छोटे बच्चों में होते हैं, तो उनमें न्यूनेटल डायबिटीज़ होती है, तो वो भी डायग्नोस करना ज़रूरी हो जाता है। अगर छोटा बच्चा आता है कि न्यूनेटल डायबिटीज़ है या इनमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है, क्योंकि न्यूनेटल डायबिटीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर छोटे बच्चे को डायबिटीज़ हुई है तो वो टाइप 1 ही है। तो उसकी किसी की जेनेटिक उसकी म्यूटेशन के कारण भी हो सकती है। तो ये डायग्नोस करना, उसकी पैनक्रियाज की डेवलपमेंट नहीं हो रही है बच्चे की, इसीलिए उनको डायबिटीज़ हो गई है। पैनक्रियाज की डेवलपमेंट हाफ हो रही है, पार्शियल हो रही है, टोटली नहीं हो रही है, तो वो भी होता है। और टाइप 1 भी हो सकती है उनको, ऐसा नहीं है कि टाइप 1 नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज़ें जैसे कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम्स हैं, क्लिफ्टर सिंड्रोम्स हैं, और क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम है, तो इनकी वजह से भी डायबिटीज़ होती है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं, तो उनको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है कि टाइप कौन सी है डायबिटीज़ की। हमें पता चल गया कि पेशेंट डायबिटीज़ है, हमें ये भी पता चल गया कि हमें कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है। तो अब ये देखना है कि उसके लेवल ऑफ कंट्रोल कैसा है, कितना उसका शुगर का लेवल कितना जा रहा है। उसके लिए वही सेम टेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट कर लो, डिफरेंट डे पे डिफरेंट टाइम पे कर लो, HbA1c करवा लो। तो HbA1c अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे 8 और 9 से ज़्यादा है, तो उसका डायबिटीज़ टोटली अनकंट्रोल्ड है। अगर 8 से कम है तो पार्शियल कंट्रोल, अगर 7 से नीचे है तो अच्छा कंट्रोल है। तो ये टेस्ट रन करके हम देख सकते हैं कि डायबिटीज़ उसका कंट्रोल है कि नहीं है, किस लेवल का डायबिटीज़ है। अभी हमने देखना है कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस जैसे मोस्टली जो आंखों में असर पड़ता है, तो रेटिनल एग्जामिनेशन होता है। तो रेटिनल एग्जामिनेशन वो आईज वाले डॉक्टर करते हैं, तो वो रेटिना देख के उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी रूल आउट करना होता है। और बहुत सी आई डिजीज़ होती हैं जो डायबिटीज़ होने के कारण हो जाती हैं, जैसे कैटरेक्ट का होना कॉमनस्ट है, ये एक बहुत ज़्यादा हो जाता है, बल्कि इंक्रीज। वैसे तो एज के साथ होना ही है, कैटरेक्ट होता है, लेकिन जो जिनको डायबिटीज़ होती है उनको जल्दी हो जाता है। तो और बहुत सी डिजीज़ होती हैं, जैसे मैकुलर एडिमा हो जाता है, और अक्लूरो आर्टरी डिजीज़ होती हैं, रेटिनल वेन एक्लूसिव डिजीज़ होती है, रेटिनल आर्टरी एक्लूसिव, काफ़ी डिजीज़ होती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो आई वाले डॉक्टर इसको देख के, आई को एग्जामिन करके वो देख सकते हैं। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है, नेफ्रोपैथी, वो किडनी के टेस्ट रन आउट करते हैं, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, EGFR कैलकुलेशन करके हम देख सकते हैं कि ये किडनी जो डायबिटीज़ में है वो किडनी पे असर कर चुकी है कि नहीं है। और एक नर्व्स का टेस्ट होता है, न्यूरोपैथी हम एक सिंपल सा टेस्ट है, ट्यूनिंग फोक से भी कर सकते हैं, लेकिन अब एडवांसमेंट हो चुकी है तो हम बायोथिजीमीटर से हम उनको चेक कर सकते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लगा के देखते हैं उसको, तो उसका लेवल पता चल जाता है कि न्यूरोपैथी किस लेवल की है। अगर उनको वाइब्रेशन और सेंस होना कम हो गया है तो उनमें न्यूरोपैथी आना स्टार्ट हो गया है। तो ये तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो गई। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में मेनली क्या होता है कि मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज़ में खून के धब्बे जमते हैं। खून के धब्बे का जो प्रोसेस होता है, जिनको डायबिटीज़ नहीं भी उनको भी जमते हैं, लेकिन उनके भी बनते हैं, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है उनके बहुत जल्दी, और उनका जो एक्सीलेट हो जाता है प्रोसेस उसमें, इसीलिए स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और टांगों के जो आर्टरीज होती हैं उनमें भी खून के धब्बे बनने से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो जाती हैं। तो ये तो कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। तो अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस के लिए हम दे सकते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेशन अभी पेशेंट में नहीं आई है, पेशेंट न्यू है, डायबिटीज़ भी न्यू है, चाहे अनकंट्रोल है चाहे कंट्रोल है, अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी कोमोर्बिडिटीज नहीं। एक तो हार्ट डिजीज़ होती है, जैसे BP का अनकंट्रोल रहता है तो कॉम्प्लिकेशन और फ्लेयर अप हो जाती हैं। और क्या कहते हैं इसमें उसको एक पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो होता है उसके लिए भी एक टेस्ट रन होता है, जिसको AB इंडेक्स बोलते हैं, डॉपलर टेस्ट बोलते हैं। अगर वो डॉपलर जो AB इंडेक्स ज़्यादा 0.7 से 0.9 से 1.2 नॉर्मल होता है, 0.9 से 1.2 नॉर्मल होता है, 0.9 से नीचे आ रहा है मतलब उसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, उसके टांगों के आर्टरीज में खून के धब्बे जमने स्टार्ट हो गए हैं।
तो लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये भी कोमोर्बिडिटीज है, अगर ये बढ़ा हुआ है तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये सारा हो गया है। जैसे हमारा फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है तो हम ये सारा कुछ हमें देखना पड़ता है। जैसे जैसे एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, जैसे जैसे 2-3 टेस्ट रन करते हैं तो ये सारा कुछ पता चल जाता है। और हम जो कहते नहीं है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम अगर पहले से ही हमें पता चल जाता है कि कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस हैं तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, या उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और कुछ मेडिसिन से उसको कोशिश करते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन उसमें अराइज ना हो और वो रेगुलर चेकअप करवाता रहे और अपना डायबिटीज को कंट्रोल में रखे। थैंक यू, नमस्कार।